नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। जब भी घर में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो जन्म होता है तो माता पिता बचपन से ही उसकी एजुकेशन को लेकर, उसकी शिक्षा को लेकर, उसकी शादी को लेकर सपने सजाने लगते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, जॉब करता है, लेकिन फिर बात आती है शादी की, जहां माता पिता को अगर लड़की की शादी करनी है तो माता पिता को अक्सर ये डर रहता है कि मेरी बेटी किस तरह के घर में जाएगी, शादी के बाद वो वहां खुश तो रहेगी। और जब बेटे की बात आती है तो माता पिता के मन में एक ही सवाल होता है कि हमारे घर में कैसी बहू आएगी, वो हमारे बेटे का साथ तो दे पाएगी, हमारी सेवा तो कर पाएगी। अगर आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका शादीशुदा जीवन या आपके बच्चे का शादीशुदा जीवन कैसे रहने वाला है, तो आज का ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव वर्मा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर संजीव जी का स्वागत करेंगे। संजीव जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, हरे कृष्ण। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी को बता दें कि विवाह संबंधी चर्चा जो है आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से करने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है और अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए। संजीव जी, विवाह की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सबसे पहले कुंडली के अकॉर्डिंग विवाह की बात करें तो कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो विवाह को कुंडली के कौन से भाव से देखा जाता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर कुंडली मिलान के बाद में जानना चाहते हैं, उससे पहले हम चाहते हैं कि कुंडली होती क्या है, ये ज्योतिषी होती क्या है। बेसिकली ज्योतिषी किस लिए इस्तेमाल करी जाती है, कुंडली क्यों देखी जाती है, इसका पर्पस क्या है। ज्योतिषी को मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ कि ज्योतिषी जो होती है वो हमारे नक्षत्रों, ग्रहों, तारों और पृथ्वी तत्वों को देखने के लिए और उनके शुभ और अशुभ भावों को देखने के लिए हम ज्योतिषी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ज्योतिषी का इस्तेमाल वैदिक रूप से सिर्फ यही है कि हम शुभ और अशुभ परिस्थितियों को देख के और सही समय पे सही काम कर सकें, इसीलिए हम ज्योतिषी का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन ज्योतिषी से भी पहले हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जिसका हम शादी के लिए वर और वधू को देख रहे हैं, तो वो क्या वर वधू और आपस में कितने कंफर्ट हैं, उनके अंदर गुण, धर्म, स्वभाव क्या उनके आपस में मैच करते हैं। जैसे कि कई कारण होते हैं, हम लोग देखते हैं कि किसी का मांगलिक दोष हो गया तो लड़की काफ़ी दिन तक या लड़का काफ़ी दिन तक शादी नहीं कर पाता, ढूंढ नहीं पाता, और सडनली एकदम से कोई लड़का आता है और हम कहते हैं कि यार आप चलो इसके साथ शादी कर देते हैं। और वो चाहे उसकी लोअर एजुकेशन हो या उसका बिजनेस अच्छा ना हो या उसके आपस में विचार ना मिलते हो, सिर्फ एक मांगलिक दोष लोगों ने इतना बना रखा है कि उसको देखते हुए अपनी बात को उसके शादी तक के लेके पहुंच के आ जाते हैं। तो हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें शादी को देखने के लिए सबसे पहले उसके कई पहलुओं को देखना पड़ता है, जिसके बाद हम ये फाइनलाइज कर पाते हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये कंफर्टेबल है। क्योंकि शादी एक बड़ा ऐसा बंधन है जो बहुत लंबे समय तक हमें निभाना पड़ता है, जो परिवार से भी ज़्यादा शादी का सिस्टम हमें देखना पड़ता है कि भाई ये हमारे आगे लिए कितना कंफर्ट है, कितना नहीं है। आज के टाइम में, आधुनिक युग के अंदर सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं और वो इतने बिजी हो गए हैं कि वो अपने रिश्ते को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये क्या कारण बनते हैं कि जिन कारणों से शादी टूट जाती है, उनके विवाह जीवन में सुख नहीं होता है, हम इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंडली के अंदर जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो मार्केट में सभी लोग कहते हैं कि कुंडली मिलान करा जाए, तो 36 गुणों में से हम लोग देखते हैं, 36 गुणों में से हम देखते हैं कि आपके 18 गुण मिल गए तो हम शादी कर देते हैं, 20 गुण मिल गए तो शादी कर देते हैं, और इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं होता। कुंडली के अंदर भी देखना पड़ता है, उसके मिलान के अंदर भी किस किस पहलू के अंदर हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो होता है, हम लोग ये देखते हैं कि उसके 8 पहलू ऐसे हैं जो हम बता सकते हैं कि 8 पहलुओं के अंदर हम बात करेंगे। तो वो अगर आपके कंफर्ट हैं, आपके ठीक जा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आगे अगला स्टेप ले सकते हैं, सिर्फ एक अगला स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखा जाता है कि हम जातक या जातिका को, जिसको भी हम शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, उसके अंदर वो किस मूल नक्षत्र के अंदर पैदा हुई है। क्योंकि कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में से हमारे 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो बुध और केतु के अंदर आते हैं, जो अशुभ माने जाते हैं। अगर उस समय में व्यक्ति पैदा हो रखा होता है और उन्होंने अपने 27 दिन के अंदर अपने मूलों का उपाय नहीं करवाया होता है, तो वो अशुभ जो होते हैं वो उसके पूरे जीवन चलते हैं। तो मांगलिक दोष है कि नहीं है, इसके बारे में भी विचार कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा होता है काल सर्प दोष।
काल सर्वदोष एक ऐसा दोष होता है, कहा जाता है कि पेयर्स के अंदर आपस में किसी भी हालत में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती। 90% रीजन होते हैं काल सर्वदोष के, जिसके कारण क्लेशबाजी आपस में परिणाम रहते ही हैं, और ये सब हमारे पास्ट कर्मा से डिपेंड करता है। मतलब हम कह सकते हैं 90% तक डिवोर्स के चांसेस और सेपरेशन के चांसेस, अलगाव के चांसेस पूरे बनेंगे ही बनेंगे अगर आपका काल सर्वदोष बन रहा है किसी भी एक जातक या जातिका के अंदर। उसके उपाय भी अनिवार्य होते हैं। चौथा पहलू आता है हमारा नाड़ी दोष। नाड़ी दोष कहता है कि भैया अगर एक नाड़ी, दोनों ही सेम नाड़ी के अंदर मध्य पैदा हुए हैं तो, और दोनों के अलग अलग नाड़ियाँ नहीं हैं, तो भी उसको संतान संबंधी परेशानियाँ आ सकती है। संतान अगर होगी तो वो किसी कारण से विकलांग हो सकती है, किसी कारण से उसके अंदर अशुभ चिन्ह हो सकते हैं जो उसके आगे के लिए, उस बच्चे के लिए परेशानी है, वो भी आगे जाके परेशानी के कारण बनते हैं। उसके अलावा आते हैं कि आयु भाव। हमारा जो जातक है, जातिका है, अगर उसकी आयु भाव, जैसे मान लीजिए हमारा लग्नेश अष्टम में बैठ गया आके, या कोई ऐसा योग बन रहा है जिसके कारण आयु हमारी घट रही है, और हमने ये ध्यान नहीं दिया जातिका के पत्री के अंदर या जातक की पत्रिका के अंदर कि उसका कोई वेद हो रहा है नहीं हो रहा, या उसके अंदर कोई ऐसा निवारण निकल के आ रहा है नहीं आ रहा, कि जातक की आयु कम दिखा रही है लड़की वाले में और लड़के वाले में भी सेम दिख रहा है, और आप उसकी शादी कर देते हैं, तो इसका बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि किसी की समय के बाद, शॉर्ट समय में अगर डेथ हो जाती है तो दोनों को परेशानी का कारण फेस करना पड़ सकता है। तो एक में देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी आयु किस हिसाब से लिखी हुई है, क्या लग्नेश खराब तो नहीं है, आयु भाग का संबंध लग्नेश से तो नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ पहलू हमें देखनी पड़ती है विवाह को शुरुआत करने से पहले। जो हमारा पहले निर्णय डिसाइड कर लेना बहुत हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। जी, तो जैसा कि संजीव जी आपने बताया कि शादी करने से पहले हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हमें क्या क्या जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो अब आगे अगर बात की जाए कि मैरिड लाइफ है, हम शादी कर रहे हैं, पहले के समय की अगर बात की जाए तो औरतें जो थी वो एडजस्ट करना जानती थी, वो एडजस्ट कर लेती थी, उसने अपने हस्बैंड के साथ रहना है चाहे किसी भी परिस्थिति में रहना हो। लेकिन आज की समय में जो है वो परिस्थितियां नहीं हैं, परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, महिलाएं जो है इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और अब वो किसी भी हालत में एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। तो अगर बात की जाए कि शादीशुदा जीवन में सुख की कमी है, और कई बार तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, ऐसी परिस्थितियां जो बन जाती है, इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं या क्यों बन जाती है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जैसे बेसिकली क्या रीज़न होता है इसके अंदर, जो हम लोग विवाह के अंदर जो देखते हैं, कुंडली के अंदर जो मिलान करते हैं, जो हम सारी बातों का डिस्कस निकालते हैं, उसका कारण ये होता है कि हम लोग सप्तम भाव को देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं। सप्तम भाव हमारा शादी का कारक होता है जो हमें विवाह प्रदान करता है। 12वां भाव हमारा सुख भाव देता है, बेड प्लेजर को दिखाता है। तो अब इस चीज़ को ध्यान देखते हुए लोग कहते हैं अगर ये भाव ठीक बैठ रहे हैं तो हम शादी कर देनी चाहिए, कुंडली मिलान अगर हो रहा है तो हमारी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा से इतने से काम नहीं चलता। कुंडली के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है, हम लोग जब लगन D1 चार्ट देखते हैं, D1 चार्ट के अंदर हमारा लगन अच्छी परिस्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है, सप्तम भाव भी अच्छी परिस्थिति में है, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारा चतुर्थ भाव पीटा हुआ है, 4th हाउस अगर हमारा किसी मैलिफिक प्लैनेट से अशुभ या अशुभ दृष्टियों से या किसी ऐसे संबंध से वो बन रहा है जिसके कारण अशुभ परिणाम देता है, तो किसी हालत में भी कैसी भी परिस्थिति हो हमारा विवाह जीवन नहीं टिक सकता। क्योंकि सुख का कारण ही चतुर्भाव है। चतुर्भाव खराब हो गया, माता से संबंध खराब हो गए, या जितने भी हमें सुख मिलने चाहिए शादी से जुड़े वो नहीं मिल रहे हैं, तो बेशक हमारी लाइफ के अंदर पैसा है, बेशक हमारी लाइफ के अंदर कामयाबी है, सब कुछ है, लेकिन विवाह के लिए हमारा 4th भाव इंपॉर्टेंट रखता है। तो हर ज्योतिषी को ये सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि चतुर्भाव वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैसा नहीं है तो भी काम चल जाएगा, अगर कहीं ना कहीं सक्सेस में भी कमी आ रही तो भी काम चलेगा, क्योंकि जो उनका आपस का संबंध है वो चतुर्भाव से इंपॉर्टेंट काम करता है। तो चतुर्भाव को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद D1 चार्ट का जो चार्ट को हम लेके जाते हैं 7th हाउस को हम नमांश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो उसका 9वां भाग माना जाता है। तो अगर हम नमांश में देखते हैं कि D9 जिसको बोला जाता है, D9 जो होता है वो हमारी पत्री का जो 7th हाउस होता है उसका नमांश हम इस्तेमाल करते हैं। उस नमांश के अंदर लग्नेश की परिस्थिति हमारी वजन कुंडली में क्या काम करती है, चतुर्भाव का हमारा क्या उसके अंदर रिजल्ट आ रहा है, और सप्तमेश का क्या हालत है, यही हम D9 में ले जाते हैं। अगर वहाँ परिस्थिति बदलाव में आ जाती है, लग्नेश सुधर जाता है, या हमारा सप्तमेश अच्छी परिस्थिति में बैठ जाता है, या चतुर्भाव हमारा अच्छा हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर मैरिज इसकी परिस्थिति अच्छी नहीं दिखा रही, लेकिन आफ्टर मैरिज इसके रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं। किसी हद तक हम उसको कह सकते हैं कि इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जितने भी D1 चार्ट और D9 चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं वो सभी प्लैनेट्स अपने बल के अनुसार फल देना शुरू कर देते हैं। हो सकता है अभी आपकी पत्री के अंदर ऐसे योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन D9 चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ऐसे योग बन रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि यार ये मूल त्रिकोण राशि में आ गया है, ये स्वय राशि में प्रकट हो गया, या गज केसरी योग बन रहा है, कोई अशुभ योग नहीं बन रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि चतुर्भाव में हमारा विष योग कन्वर्ट हो जाता है,
जो कि हमारा शनि और चंद्रमा से बनता है, अगर ऐसा योग बनता है तो हमेशा परेशानी बनेगी। चंद्र राहु का अंगारा योग बनता है तो उस योग के कारण चतुर्भाव हमारा खराब होना शुरू हो जाता है, शनि की दृष्टि पड़ जाती है। और जितने भी हमारे शुभ ग्रह होते हैं, अगर उन शुभ ग्रहों के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो ये भी हमारे जीवन के अंदर परेशानियों के कारण बनते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारा केंद्र भाव आप जानते हैं, जैसे कि 1, 4, 7 अपना 10 जो भाव होता है वो केंद्र का स्वामी होता है। केंद्र जो होता है हमारा करंट का सिचुएशन को दिखाता है, भाई करंट में हमारी परिस्थितियाँ अच्छी रहेंगी या बुरी रहेंगी। त्रिकोण भाव होते हैं हमारे 1, 5, 9, जो हमारे प्रारंभ में, जो हमारे भाग्य में हमें सुख मिल रहे हैं, क्या वो सुख हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसके बारे में हमें पता चलता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो अशुभ ग्रह होते हैं, जो मैलिफिक प्लैनेट बोलते हैं, जो हमारा शनि, मंगल, राहु, केतु, अगर वो इन पंचम भाव में, इन त्रिकोण भाव में या इन चतुर्भाव जो अपना केंद्र के अंदर अगर आगे बैठ जाते हैं तो वो हमारी परिस्थिति को खराब ही दर्शाते हैं। वो अगर वो अपनी मित्र राशि में बैठ गए हो तो चांसेस है उसके थोड़े अच्छे हालात होने के। अगर वो शत्रु राशि में बैठे हो, नीच अवस्था में पहुंच गए हो, अशुभ हो चुके हो या वक्री हो चुके हो, इस अवस्थाओं के अंदर उन ग्रहों के नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, हर ग्रह के अंदर वृद्धि करने के कारण जो होता है वो ग्रह होता है। अगर वो ग्रह मित्र राशि में जा रहा है, अगर वो अपनी पत्री में अच्छी अवस्था में नहीं बैठा लेकिन वो मित्र राशि में जा रहा है तो वो बाध्य हो जाता है आपको अच्छे परिणाम देने के लिए। तो हम इस कह सकते हैं कि D1 का जो लग्नेश है, अगर आपकी D9 पत्री के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है और हमारा चतुर्भाव जो है हमारा जो सुख का कारण है वो भी हमारे D9 के अंदर, चतुर्भाव के अंदर हमारे शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध और इन प्लैनेट्स की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, कोई राशि संबंध बन रहा है, आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, कोई आपका अच्छा योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, तो इस तरह के योग जो होते हैं वो हमारे चतुर्भाव को अच्छा कर देते हैं। सप्तम भाव के अंदर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही है, राहु, केतु, मंगल की, जो कि उस सुख भाव को खराब कर रही है, तो उसके कारण भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। D9 के अंदर हमने सब चीज़ देख ली कि हमारा लग्नेश अच्छी स्थिति में है, चतुर्भाव हमारा अच्छी स्थिति में है और कोई आपस में ऐसा संबंध नहीं बना रहा है जो कि शनि से, मंगल से, राहु से, केतु से कनेक्टेड ना, या उनके एक्सेस में ना आ रहा हो, या फिर हमारा सप्तम भाव हमारा द्वितीय और 12वें भाव में ना जा रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा D9 भी अच्छी अवस्था में है और वो हमें बाध्य हो गया है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। और इसी प्रकार से हम D1 को हम कह सकते हैं कि D1 चार्ट के अंदर जो हमारे कुछ 1-2 चिन्ह ऐसे दिख रहे थे कि जो हमें परेशान कर सकते हैं, या उसके अंदर लगन में राहु केतु बैठा हुआ है तो हम कह सकते थे कि यार यहाँ परेशानी है, लड़के के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, या फिर हमारा राहु और शुक्र की आपकी युति बन रही है तो कह सकते हैं कि इसके मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस हैं, अनैतिक संबंध को बना सकता है और उसकी परिस्थिति आगे जाके ठीक हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इसका विवाह जीवन सुख में रहेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपस में रिलेशनशिप इनके अच्छे चलते रहेंगे। तो आप इन 4-5 पहलुओं को देखते हुए और इसके अलावा जो भी पहलू होते हैं वो डीप जब पत्री हमारे सामने आती है तो उसके बाद ही हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस किस ग्रह में कौन से योग बन रहे हैं, किस अवस्था को हम वेद द्वारा किस अवस्था में उपाय के द्वारा हम काट सकते हैं, किसका कोई वेद बन रहा है, उन परिस्थितियों के अनुसार हम अपने जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने संजीव जी बताया हमें कि हमें जब कुंडली मिलान करना है तो हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर समस्या आ रही है तो किस तरह से हमारी जो कुंडली के 12 भाव हैं वो किस तरह से, कौन से ग्रह किस में बैठे होते हैं जिसके कारण से समस्याएं आती हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कुंडली मिलान बहुत अच्छे से हुआ है लेकिन उसके बाद भी रिश्तों में जो है वो अंडरस्टैंडिंग की कमी रह जाती है, पति पत्नी के रिश्ते में जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो पाती है। ऐसा किन कारणों से होता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, अभी तक हमने सलाह करी है और डिस्कस करा है आपस में कि हमारा चतुर्भाव बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, सप्तम भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट करता है और लग्नेश की भी अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी ये हम कुंडली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमने गुण मिलान के बारे में भी बात कर लिया कि गुण मिलान मिल रहे हैं, ठीक कर लिया, हमारा चतुर्भाव भी ठीक है, हमारा लग्नेश भी ठीक है और हमारा ठीक है। अब हम बताते हैं कि कुंडली के बारे में, जब हम किसी के विवाह के संबंध को बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम लोग जातक और जातिका के बारे में बात करते हैं तो उसके 4 पहलू, हम उसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि 4 पार्ट उसके 100% उसको कवर करने के लिए काफ़ी होता है। तो पहला पड़ाव तो हमने देखा 25% जो हमारी कुंडली का कुंडली मिलान काम करता है, बस यहाँ पर 25% ही काम करता है अगर हम कुंडली मिलान करने जा रहे हैं तो। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट हैं इसको समझिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हमने कुंडली का विश्लेषण भी करवा लिया है जिसके अंदर हमने आपको इनकी हाउसेस की प्लेसमेंट्स को हमने आपको बताया है, जो और गहराई में जानेंगे तो उसके बारे में भी अच्छा रिजल्ट पता चलता है हम लोगों को। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो सबसे मेन है, जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमने शुरुआत में भी हमने आपसे बात करी थी, वो ये है
कि जब हम लोग रिश्ता, मैंने अभी बताया कि अगर किसी की पत्नी में मांगलिक दोष बन रहा होता है और हम लोग किसी के साथ भी शादी करने को तैयार हो जाते हैं, कम वो उसकी एजुकेशन को नहीं देखते हैं, उसके बिजनेस को नहीं देखते हैं, उसके लेवल ऑफ उसकी मेंटलिटी सोच को नहीं देखते हैं, तो ये भी एक बीज रीज़न रहता है कि हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें समानता के अनुसार ही शादी करनी चाहिए। इस हिसाब से नहीं करनी चाहिए कि एज फैक्टर ज़्यादा हो गया है तो हमें शादी कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले उसका एजुकेशन लेवल स्तर देख लेना चाहिए, क्योंकि जो जाति का समझाना चाह रही, क्या जातों को समझ आ रहा है? क्या उसका एजुकेशन का लेवल ऐसा है कि वो जो पॉइंट रखना चाहता है उसकी वाइफ वो हस्बैंड समझेगा? अब आपने लेबर क्लास, आपने जातक पकड़ लिया, लड़की आपने एजुकेटेड पकड़ ली जो हमारा MA करके बैठी हुई है, और आपने उसकी शादी कर दी किसी 10वीं क्लास के सिर्फ मांगलिक दोष को देखते हुए। प्रॉब्लम आनी ही आनी है। कितना मर्जी योग बनता हो, कितनी मर्जी, वो अपनी ज़िंदगी को चुपचाप काटते रहेंगे लेकिन सुख नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही है। वो जान ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को कि भाई जो मैं समझना चाहता हूँ तो मेरे दिल में बात है, वो तू समझ पा रही नहीं आ रही है। मैं इस काम को करना चाहता हूँ, क्या तू उस काम को करना चाहिए? वो क्योंकि वो घटिया बातों पे, दखलनुसी बातों पे बात करेगा कि भैया हम तो ऐसे रहे हैं, हमारी परिवार में ऐसे चलता रहा, ये हमारी विचारधारा रही है, तू भी इस तरह काम कर। ऐसा नहीं होता, समय के अनुसार बदलना चाहिए, जातक और जाति को दोनों बदलना चाहिए। तो ये भी हमारा 25% पार्ट ऐसा है इसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोनों की समानता, उनके परिवार के अंदर भी समानता होनी चाहिए, उनके एजुकेशन के अंदर भी समानता होनी चाहिए। सिर्फ पैसे को देख के शादी करना कोई समझदारी का काम नहीं है। उनके बीच में नेचर मिल रहा है नहीं मिल रहा। चौथा पॉइंट भी हमारा इसी बात पे डिपेंड करता है कि नेचर, आपने सोसाइटी देख लिया, अच्छा उसका स्तर है, आपने देख लिया कि भैया वो लड़का कमाता भी अच्छा है, सारी बातें ठीक है, अब नेचर नहीं मिलता। अब उसका कारण क्या है? जैसे कि शुरुआत में हमने बताया था कि कुछ राशियां हर इस नेचर के अंदर बने हुए जितने भी लोग हैं वो एलिमेंट्री के हिसाब से बने हुए हैं। फायर एलिमेंट, जल एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट और हमारा आकाश एलिमेंट के, वायु एलिमेंट के हिसाब से बने हुए हैं। तो इन एलिमेंट्स के अगर आपस में कॉम्बिनेशन को देखते हैं, उन कॉम्बिनेशन में हम प्लैनेट्स को भी देखते हैं कि शत्रु राशि में, मित्र राशि में, अगर मित्र राशि की आपस में विवाह कराई जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों किसी न किसी बात पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में मिलके बात कर सकते हैं। शत्रु राशि और हमारे मित्र राशि आपस में अगर हमारे संबंध बनाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जैसे कि शत्रु राशि, शनि राशि, राहु, केतु, ये अगर हमारे जो मेन प्रधान अगर हमारे इसके अंदर गुण स्वभाव आते हैं इन ग्रहों के, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो सूर्य प्रधान हो जाए या गुरु प्रधान हो जाए या मंगल प्रधान हो जाए, तो वो देव राशि और असुर राशि को अगर आप मिलाना चाहेंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट ही होगा ना। तो उन दोनों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी को हम लोग कुंडली मिलान के अंदर ग्रह मैत्री के नाम से जानते हैं कि दो ग्रह आपस में क्या मैत्री संबंध बना रहे हैं। अगर वो मैत्री संबंध बना रहे हैं तो कह सकते हैं कि लड़ने के बाद, झगड़ने के बाद वो शाम को एक टेबल पे एक साथ चाय पी सकते हैं। इसको ग्रह मैत्री का नाम दिया गया। ये कुंडलियों में बहुत जगह पर नहीं मिलती और बाकी कुंडली के स्कोर अच्छे हो जाते हैं। तो जब ये स्कोर बाकी जगह अच्छे होकर ग्रह मैत्री आपकी पॉइंट नहीं दे रही है तो गलती भी मत करिएगा। ग्रह मैत्री होना बहुत ज़रूरी होता है। जितना मर्जी झगड़ा हो जाए, जितनी मर्जी बात खराब हो जाए, अगर आपकी ग्रह मैत्री मिल रही है तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से दो ग्रह, क्योंकि आपने देखा एक दोनों ही जातक जातिका दोनों ही देव राशियों में संबंध बनाती हैं, और जब देव राशियों में संबंध बनाती हैं तो किसी ना किसी पॉइंट से वो आखिरी में आके एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि होगी, उसका काम क्या है? भोग करना, विलास करना, इधर उधर घूमना फिरना, सामाजिक बात नहीं करना चाहेंगे वो लोग। तो जो देव राशियाँ होती है वो इस तरफ जाती है, उसका पहलाव इस तरफ होता है कि भाई हमें औरों की मदद भी करनी है, औरों का ध्यान भी रखना है, हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना है। और शत्रु राशि सिर्फ अपना सोचती है। तो उन दोनों को देखते तो ये मिलान आपस में नहीं हो पाता। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट के अंदर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे जैसे भी संबंध बन जाए, ग्रहों के अनुसार बन जाए, कुंडली के अनुसार बन जाए, एजुकेशन से बन जाए और ग्रह मैत्री बन रही है, तब हमारी जो कुंडली होती है, जन्म पत्रिका होती है, वो 100% पूरी मानी जाती है। तो इसका बड़ा ध्यान रखते हुए हमें इसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि कई बार कुंडली मिलान जो है वो तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों के बीच अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बन पाती है, क्यों उनके रिश्तों में मिठास नहीं होती है। अब अगर बात की जाए लव मैरिज के बारे में, तो बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो जानना चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो संजीव जी, अगर शादी की बात आती है तो जिनकी शादी नहीं हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि मेरी लव होगी या अरेंज होगी, लव होगी या अरेंज होगी। तो अगर लव मैरिज की बात की जाए तो किन योगों के कारण हमारी लव मैरिज हो सकती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और सभी की बड़ी हाई डिमांड रहती है कि लव मैरिज को कैसे सक्सेस बनाया जाए, और इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हर रिश्ते के लिए शुरुआत जो हमारी मेन होती है वो प्यार होती है,
और प्यार है तो सब कुछ है, चाहे वो अरेंज में हो चाहे वो लव में हो। तो लव इतना आजकल हाईलाइट क्यों हो रहा है, अरेंज में इतना वो क्यों नहीं आ रहा? उसका कारण सिर्फ ये है कि हम लोग जब तक किसी से आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, आपस में विचार शेयर नहीं करते हैं, तब तक हमारा लव नहीं बनता। और ये शादी के आने वाले टाइमों में बन सकता है, बन जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। हम लोग कहने सुनने पे शादी कर लेते हैं और बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी हमने डिस्कस करा है, पत्रियों में परेशानियां रहती हैं, उसके कारण से लव भी जनरेट नहीं हो पाता, क्योंकि लव को समय चाहिए होता है। और आजकल के अंदर लव मैरिज क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोग आपस में समय दे रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को पहले ही परख लेते हैं कि यार ये हमारा पार्टनर बनने लायक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझ रहा है। क्योंकि गृह मैत्री हो गई, गृह मैत्री जो भी आपसे डिस्कस करा, गृह मैत्री हो गई तो आपस में वो रिलेशन को बना पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग उनकी कितनी अच्छी है। तो ये एक पड़ाव लव मैरिज के अंदर वो लोग पहले ही परख लेते हैं। दूसरा पड़ाव ये होता है कि वो हमसे प्रेम करता है नहीं करता, इस बारे में क्या होता है, वो भी हम लोग अगर अच्छे रिलेशनशिप में रहते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उसके अंदर भी हम उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। इच्छाओं का ध्यान रखते हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। अब इसको पत्री के ऊपर कैसे एप्लीकेबल करते हैं? पत्री के ऊपर हम देखते हैं, जब हम पत्री का कुंडली मिलान करते हैं तो हम इन्हीं हाउसेस को देखते हैं, जो कि हमारा दूसरा हाउस होता है जो हमारे वाणी को दर्शाता है। पंचम भाव जो होता है वो हमारे प्रेम को दर्शाता है। सातवां भाव जो होता है वो हमारे शादी को दर्शाता है, और 12वां भाव हमारे सुख को दर्शाता है। तो पंचम भाव इसमें मेन कारण बनता है, जो हमारे लव को दिखाता है, लव अट्रैक्शन को दिखाता है, अफेयर्स को दिखाता है कि वहाँ पर हमारे प्रेम संबंध है कि नहीं है, हम किसी से प्रेम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जिससे हम प्रेम करेंगे क्या उसी से हमारी शादी हो पाएगी, जैसे प्रेम ही प्रेम चलता रहेगा, शादी किसी और से होगी। इसके लिए हम लोग पाँचवें पहलू पे आते हैं, पाँचवें भाव पे आते हैं। पाँचवें भाव के अंदर हम ये देखते हैं, सबसे पहले उस हाउस के अंदर हमारे शुभ ग्रह बैठे हो। दूसरा, पाँचवें भाव को देखते हैं कि पांचवा ग्रह शुभ ग्रहों में प्लेसमेंट हो, उनकी आपस में युति बनती हो। पांचवें ग्रह में हम ये देखते हैं उस हाउसेस के अंदर हमारी किसी भी मैलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि ना पड़ रही हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना पड़ रहा हो, उसके अंदर कोई ऐसा योग ना बन रहा हो जो उस हाउस को खराब कर देता हो। हमें उसकी वृद्धि करनी है, वृद्धि होगी शुभ फलों से, शुभ ग्रहों से। तो शुभ ग्रहों से दृष्टि अगर वो फलित हो रहा है या शुभ ग्रह उसके अंदर आपकी बैठ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति प्रेम करने वाला होगा। उसके अंदर प्रेम के संबंध के, प्रेम के लक्षण सारे दिखेंगे। और अगर उसके अंदर मान लो शुक्र बैठ जाता है तो प्रेम बहुत अच्छा बनता है। लेकिन शुक्र के अंदर राहु आ जाए तो राहु क्या होता है, राहु प्यासा होता है, वो एक प्यार से संतुष्ट नहीं हो पाता, उसको प्यार ही प्यार चाहिए। वो एक प्यार को लेके दूसरे प्यार की तरफ भागे, तीसरे प्यार की तरफ, और वो ब्रेक करता रहेगा। एक प्यार को ब्रेक करके दूसरे प्यार की तरफ भागेगा, दूसरे को ब्रेक करके तीसरे की तरफ जाएगा। अब वो पांचवा हाउस अगर वहां पर शुभ बन रहा है, अगर उसका संबंध पत्री के सप्तम भाव से बन जाता है, चतुर्भाव से बन जाता है, लगन से बन जाता है, तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति का विवाह योग बनता है। पंचम भाव और सप्तम भाव के अंदर आपस में युति संबंध हो रहा हो, ग्रहों का संबंध हो रहा हो, दृष्टि संबंध हो रहा हो, एक दूसरे में प्लेसमेंट हो रही हो, तो उस भाव के अंदर लव मैरिज के पूरे चांसेस होते हैं कि आपके चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज है। सप्तम भाव पे भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, लगन भी बिटा ना हुआ हो, उसकी हालत भी अच्छी हो। तो इन 2-3 कॉम्बिनेशन से हम एक डिस्कस तक पहुंच सकते हैं कि यार ये हम शादी निभा सकते हैं या लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। अब इसके अलावा बात करते हैं लव मैरिज के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आपने प्यार तो कर लिया, आपने किसी को देख भी लिया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट कर पाए, वो मार्केट से, वो सब सामाजिक लोगों से हमसे मेरे लिए बात कर सके, या वो सामाजिक लोगों से लड़ सके मेरे लिए कि मैं इससे प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं क्या देखना हो, उसके लिए हमें देखना होता है मंगल को। अगर हम मंगल को देखते हैं, अगर मंगल की दृष्टि इस संबंध को बना रही है, वो मंगल अगर पीड़ित ना हो, मंगल की अच्छे भाव हो, अच्छे मित्र राशियों में बैठा हुआ हो, और वो पंचम भाव से संबंध बना रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पराक्रम ही है जो उसको लव मैरिज तक ले जाएगा। तीसरा भाव अच्छा हुआ हो, छठे भाव में पराक्रम का सिस्टम देखा जाता है, उन पे भी मंगल की दृष्टि अच्छी हो तो आगे वो अपनी कठिनाइयों से लड़ पाएगा, जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो लव मैरिज, लव के अलावा उसको पूर्ण करने के लिए मंगल का सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह हम बात करते हैं लव मैरिज और आगे के सुखों के अंदर, क्या दोनों आपस में कंफर्ट है, अपने प्लेजर के अंदर वो आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, या वो इसी बात शुरुआत दी थी और आगे उस बात को ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। तो हम इसके लिए देखते हैं शुक्र मंगल का योग। जब शुक्र और मंगल दोनों, शुक्र जो होता है हमारे अपना जातक के लिए माना जाता है, और मंगल हमारा स्त्री वर्ग के लिए माना जाता है। अगर किसी भी हालत में दोनों पत्रियों में एक का शुक्र या एक का मंगल के अंदर पीड़ित है, अगर मंगल पीड़ित है, मंगल वक्री है, तो उसके अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपके जातक के अंदर शुक्र पीड़ित है तो उसके अंदर इस चीज़ की कमी रहेगी। शुक्र हमारा वीर्य का कारक होता है, मंगल हमारा एनर्जी का कारक होता है।
अगर दोनों में से किसी एक के अंदर भी डिस्टर्बेंस रहती है तो उनके आगे रिलेशनशिप आगे स्ट्रांग नहीं हो पाते, उनके अंदर कहीं ना कहीं कमियां रहती है और उस कमियों के कारण ये लोग अलग अलग जगहों पे देखना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये देख लेना बहुत ज़रूरी है, लव मैरिज करने तो जा रहे हैं, शादी करने तो जा रहे हैं, क्या शुक्र मंगल के हालात अच्छे हैं? किसी भी एक ग्रह का खराब होना, शुक्र का लड़के में खराब होना या जातिका के अंदर मंगल का खराब होना, दोनों के रिलेशन को भी खराब कर सकता है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखते हुए आपस के संबंधों को बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल दर्शकों, लव मैरिज को लेकर हमने चर्चा की कि लव मैरिज जो है वो कैसे हमारी कुंडली में योग बनते हैं लव मैरिज के, लेकिन शादी को लेकर विवाह चर्चा तो हमने कर ली है, लेकिन धन योग जो बेहद ज़रूरी है हर किसी को जानना। तो चलिए अब जानते हैं कि धन योग क्या है और इसे हम कैसे जान सकते हैं। जी संजीव जी, धन योग की अगर बात की जाए तो शादी तो हमने कर ली, लेकिन अब शादी को चलाना है तो उसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है। सही बात तो धन योग की अगर बात की जाए तो धन योग को हम क्या है इसके बारे में कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने। सारे सुखों को पूर्ण करने के लिए धन तो बड़ा आवश्यक है। धन नहीं है तो ना गृहस्थी में अपना आनंद आ पाता है और ना जीवन में आनंद आता है। और हम लोग कर्म भी करते हैं वो धन के लिए करते हैं। तो धन जो होता है वो हमारी नीड्स को पूरा करता है, हमारी फुलफिल को, डिज़ायर्स को पूरा करता है। तो उसको बड़ा ध्यान से हम समझते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव के अंदर हम लोग 2 हाउस को धन भाव बोलते हैं, जिसके अंदर हम 2nd हाउस और 11th हाउस को धन भाव का हमने उनको दिया गया। अगर वो धन भाव के मालिक आपके कुंडली के अंदर त्रिकोण भाव में आ जाते हैं या त्रिकोण के भाव जो कि 5 और 9 बनते हैं, उन भाव में आपस में रिप्लेसमेंट करते हैं, एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, या पंचम भाव का लॉर्ड 9वें भाव में या 9वें भाव का लॉर्ड द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का लॉर्ड 11th में, और उनका त्रिकोण से संबंध बन जाता है किसी भी परिस्थिति के अंदर, तो कहा जा सकता है इस व्यक्ति के पास धन होगा। लेकिन ये संबंध बनने के बाद भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो धन योग के मालिक आ तो गए युति संबंध, क्या उनकी अवस्था क्या है? क्या वो पीड़ित तो नहीं है? क्या वो अशुभ चिन्हों के साथ तो नहीं बैठे हुए? शनि ने दृष्ट कर दिया, मंगल ने देख लिया, समझ रहे हैं, और आपको राहु केतु के एक्सेस में आ गए तो भी उसके अशुभ परिणाम उस धन की कमी को कर देते हैं। तो ये धन शुभ अवस्था में मिलता है तो बहुत अच्छे योग बनाता है, और राहु केतु के एक्सेस के आने के कारण अनैतिक तरीके से पैसा कमाने की शक्ति को बढ़ाता है। द्वितीय भाव जो हमारा पैसे कारक है वो हमारा पंचम में आ गया, बहुत अच्छी बात है। साथ में राहु बैठ गया तो क्या होता है? पंचम भाव हमारा होता है शॉर्ट टर्म गेन्स को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है कि जहां हम पैसे लगाते हैं वो पैसे वृद्धि करेंगे नहीं करेंगे, हमारी शॉर्ट टर्म की जो गेन्स आएंगी कैसे आएगी? क्या मैं दारू का बिजनेस करूं? क्या मैं ऐसा बिजनेस करूं जो अनैतिक सामाजिक तौर से सही नहीं माना जाता है? तो राहु का वहां साथ जोड़ देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहु पैसा कमा के देता है लेकिन अनैतिक तरीके से, पहले वो अनैतिक काम करवाएगा फिर वो पैसा दिलवाएगा। तो ये भी बड़ा ध्यान देना, इसको ध्यान देते हुए हमें कार्य को देखना चाहिए। जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमने बात की वैवाहिक जीवन को लेकर। जब हम विवाह करने जा रहे हैं तो किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, इस विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही धन भाव के बारे में भी हमने चर्चा की। और संजीव जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को हमें बताया कि किस तरह से हम अपनी जो मैरिड लाइफ है उसे हैप्पी कर सकते हैं, किस तरह से जो हमारा धन भाव है हम उसे देखना है और किस तरह से हमें धन अर्जित करना है। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।